इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अब चारों तरफ से खोने की बारी इजराइल की है। फिलिस्तीन को जो खोना था वो खो चुका है। पहले 45 दिनों का भीषण बमबारी जो फिलिस्तीन ने झेला, गजा पट्टी बर्बाद हुआ, अब वेस्ट बैंक में हमले जारी हैं। उसके बाद 7 दिनों का सीज फायर जिसमें बहुत सारे फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि मैं तो बेनकाब हो गया। सीज फायर ने मुझे बेनकाब कर दिया, मेरे सेना मारी गई वो दुनिया को पता चल गया, मेरे टैंक उड़ा दिए गए वो दुनिया को पता चल गया। और सीज फायर के दौरान जिन फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी। उसके बाद फिर उसने अपने आप को युद्ध में धकेल दिया। क्यों बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को आगे बढ़ाया है वो जानेंगे तो आप हिल जाएंगे, दहल जाएंगे। आपको पता चलेगा कि सत्ता के लिए, नेताओं के लिए बहुत आसान है अपने ही देश के नागरिकों को युद्ध में धकेल देना, जबकि उसको वो राष्ट्रवाद का नाम देते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी पर बात कर रहा हूं। ठीक उसी समय जब खाड़ी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, 100 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहां मिल रहे हैं, उसी समय उसी एशिया में खाड़ी देशों के ही करीब में इजराइल नाम का एक देश है जो फिलिस्तीनियों पर, निर्दोष पर बमबारी कर रहा है। सोचिए किस तरह से पहले इजराइल ने 45 दिनों तक बमबारी की और अब 7 दिनों का सीज फायर हुआ। यूनाइटेड नेशन में, सोचिए आप, यूनाइटेड नेशन में 2 बार वोटिंग हो चुकी है कि सीज फायर हो, युद्ध रोक दिया जाए। एक बार पहले 119 देशों ने वोटिंग की, फिर एक बार 145 देशों ने वोटिंग की, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत ने तो यहाँ तक कि जो सीरिया का एक जो गलान जो है वो जगह कब्जा किए हुए इजराइल, उसके खिलाफ भी, इजराइल के खिलाफ भारत ने वोट किया। और अभी सोचिए खाड़ी देशों में 100 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं एक दूसरे से। प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, ऋषि सुनक भी हैं, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं, और उस समय इजराइल अपनी कारस्तानी दिखा रहा है। और सोचिए इसके बाद क्या होगा। दरअसल कहा जा रहा है कि खाड़ी देश जो है वो एक कोशिश कर रहा है, वो टटोल रहा है दुनिया कैसे सोच रही है फिलिस्तीन और इजराइल को युद्ध को लेकर। लेकिन दुनिया कैसे सोच रही है तो यूनाइटेड नेशन में साफ हो गया। यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी उस बैठक में शामिल हैं। तो सोचिए कि इस बैठक के बाद खाड़ी देश एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो इजराइल के लिए तबाही ला सकता है। पहले आपको मोटा मोटी बता दूं, 7 अक्टूबर से युद्ध शुरू हुआ। हमास के एक हमले को बहाना बनाया गया। उसके बाद इजराइल ने बेतरतीब तरीके से बमबारी की। आपको बता दूं कि 1948 में 3 देश बने थे, जेरूसलम जिसको इंटरनेशनल कॉरिडोर कहा गया, उसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल। इजराइल जो 20,000 वर्ग किलोमीटर का है, 20,000 जिसका क्षेत्रफल है, 20,000 किलोमीटर, उसको तो संप्रभुता, संपन्नता और स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन इजराइल ने अपने ही बगल में बने फिलिस्तीन को कभी भी आज़ाद नहीं होने दिया और हर साल, हर महीने हमला करता रहा, उनको कैद करता रहा, बंदी बनाता रहा। धीरे 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 मीडिया के दम पर उसने घोषित कर दिया कि फिलिस्तीन आतंक का अड्डा है, हमास आतंकवाद है, या यासर अराफात जैसे नेता लड़ते रहे। लेकिन अब पानी सर के बाहर जा चुका है और अब फिलिस्तीनियों के आंख में आज़ादी का सपना पल रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सबसे भीषण युद्ध चल रहा है और इस तरह की युद्ध 75 सालों में कभी नहीं हुआ था। और अब फिलिस्तीन ने तय कर लिया है कि वो आर या पार की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। इससे पहले जितने युद्ध होते थे, दुनिया के अपने आप को सो कॉल्ड जेम्स बॉन्ड समझने वाले इजराइल के खिलाफ कोई नहीं बोलता था। खाड़ी देश कभी मुंह नहीं खोलते थे। दुनिया के सारे ताकतवर देश, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड उसके साथ होते थे, जर्मनी उसके साथ होते थे, क्योंकि वहाँ यहूदी कम्युनिटी है। लेकिन इस बार ठीक इसके उलट है। शुरुआत में जर्मनी ने, इंग्लैंड ने और अमेरिका ने भी इजराइल के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखाई, लेकिन सोशल मीडिया और अल जजीरा ने दुनिया में पोल खोल दी कि दरअसल इस युद्ध की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इजराइल की है और वो नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने बोला, क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने बोला, उसके बाद धीरे धीरे दुनिया ने बोला और यूनाइटेड नेशन में 119 देशों ने वोटिंग की और उसके बाद तो 145 देशों ने वोटिंग कर डाली कि इजराइल इस आतंकी देश है और वो आम आदमी की जेनोसाइड कर रहा है। और जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर समझता था वो बेनकाब हो गया, दुनिया उसके खिलाफ हो गई। और जिस तरह से उसने शहर के शहर बर्बाद कर दिए, घर के घर बर्बाद कर दिए, परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए, दुनिया को लगा कि ये
ये आतंकवाद के खिलाफ युद्ध नहीं है, दरअसल ये फिलिस्तीन पर कब्जा का युद्ध है और दुनिया फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के साथ खड़ी हो गई। और धीरे धीरे सबसे बड़ा कदम उठाया ईरान ने, उसके बाद लेबनान ने, यमन ने, सीरिया ने, तुर्की ने, और सारे खाड़ी देश उसके बाद मिलने लगे, बातचीत होने लगी और अमेरिका पर दबाव डाला गया कि या तो अपने बोरिया बिस्तर बांध लो, अपना बिजनेस समेट लो, या इजराइल के साथ रहो। अमेरिका ने अपना बिजनेस चुना, अपने सैनिक अड्डे चुने और वो इजराइल से अलग हो गया और अब इजराइल अलग थलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इजराइल इतना ही कमजोर है तो वो युद्ध में क्यों जा रहा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की एक बड़ी मजबूरी है जिसको लास्ट में बताऊंगा। आज की स्थिति ये है कि इजराइल पर लगभग 7 देशों से सेनाओं का जमघट है और फिलिस्तीन और हमास बहुत मजबूत है। हर फिलिस्तीनी हमास में जाना चाहता है और सबसे बड़ी बात है कि एशिया का भी कोई देश इजराइल के साथ नहीं है। वहीं रूस और चीन अपने फ़ायदे के लिए, नॉर्थ कोरिया अपने चीज़ों को सलटने के लिए ईरान के साथ खड़ा है, हथियारों की सप्लाई दे रहा है और यही इजराइल की मुसीबत है। जो अब तक नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है और जिस तरह से अब हथियार की सप्लाई मिल रही है, जैसे रूस को यूक्रेन में फंसाया गया था अमेरिका के द्वारा, वैसे ही अब रूस ने इजराइल को फंसा दिया है। चीनी हथियार मिल रहे हैं, रूसी हथियार मिल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के हथियार मिल रहे हैं और ईरान पहले से भी मजबूत है, उसको अमेरिका से भी सुलेमानी का बदला लेना है और वो अब इजराइल को ढूंढ रहा है। लेकिन अब तक एक बात जो हुई है वो साफ है कि जो 6-7 देश के लड़ाके हैं उन्होंने अब तक आम इजरायलियों पर हमला नहीं किया है। वो लगातार फिलिस्तीन सैनिक पर हमला कर रहे थे। IDF जो इजरायली डिफेंस सर्विसेज है उस पर हमला कर रहे थे, सैनिक अड्डों पर हमला कर रहे थे और इसी वजह से इजराइल ने ज़्यादा तबाही मचाई क्योंकि उसने अपने नागरिकों को हथियार दे रखा था जिसको सेटलर्स कहते हैं और वो हथियार चला रहे थे। लेकिन अब हमास ने सेटलर्स को भी मारना शुरू कर दिया है। तो इजराइल अब अपने नागरिकों को हथियार बांट रहा है, लेकिन उसी तरह 80 लाख की आबादी है इजराइल की और आम इजरायली उसका विरोध भी कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू का। तो युद्ध वहीं आके रुक जाता है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कई दौर से सत्ता में हैं और उनकी सत्ता पर पकड़ ढीली हो रही थी। जिस तरह से वो वहाँ के कोशिश कर रहे थे कि जुडिशियरी पर कब्जा कर ले, कोर्ट कचहरी पर कब्जा कर ले। उसके बाद 3 महीने से लगभग तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि वो चुनाव हार जाएंगे और उसने युद्ध का रास्ता चुना, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में धकेल दिया। जानकार तो ये भी बताते हैं कि ये पूरा जो हमास की प्लानिंग थी वो बेंजामिन नेतन्याहू ने की थी। लेकिन अब हमास को मौका मिल गया और उसे पहली बार फिलिस्तीन के साथ दुनिया खड़ी है। उसको हथियारों की कमी नहीं है, दुनिया की सिंपैथी भी है, खाड़ी देश खड़े हुए हैं जो अब तक एकजुट नहीं हुए थे और यही ताकत है फिलिस्तीन की कि वो अपने आज़ादी के सपने देख रहा है और इजराइल बैकफुट पर है। इजराइल ने 7 दिन का सीज फायर किया जिसमें दुनिया की और उसकी करतूतें को पोल खुल चुकी है। जितने फिलिस्तीनी कैदी छोड़े गए उस सब ने दुनिया को बताया सोशल मीडिया के जरिए कि किस तरह का अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया। वहीं जो इजरायली छोड़े गए उन्होंने कहा कि हमास ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। इसके बाद से इजराइल और अलग थलग पड़ गया और बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि हम अपने ही देश में घिर जाएंगे। लगातार इजराइल की मीडिया, इजराइल की जनता बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है और सच्चाई जानने के बाद लोग उस पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और उसे हिटलर का औलाद कह रहे हैं। जिस हिटलर से यहूदी प्रताड़ित थे अब वो उसी के रास्ते पर चल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इसी को लेकर दुनिया भर में गुस्सा है और खुद इजराइल में गुस्सा है। और दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूरी हो गई है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है, जेल जाने से बचना है, तो उसे देश को युद्ध में लंबे समय तक फंसाए रखना होगा। तब जाकर उसकी सत्ता बच सकती है और उसकी अपनी ज़िंदगी बच सकती है। और इसी वजह से वो दुनिया भर के साथ छोड़ने के बाद भी अपनी पर्सनल, जैसे हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली थी, अपनी आत्मरक्षा के लिए अब जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसने युद्ध का रास्ता चुना है और वो अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं हो सकता है, नहीं तो उसे इजरायली जीने नहीं देंगे। तो सोचिए राष्ट्रवाद के बहाने कैसे एक शख्स ने 2 देशों के युद्ध में धकेल दिया। इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। हजारों लोग मारे गए हैं, बेगुनाह लोग मारे गए हैं और अब इजराइल पर भी कहर टूट सकता है। खाड़ी देश एक साथ हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और लेबनान, हिजबुल्लाह जो उसका लड़ाका है, यमन जो हुथी उसका लड़ाका है, ईरान, ये सब अब कुछ दिनों में हमला करना शुरू करेंगे और ये युद्ध और भयानक होगा। और इजराइल और फिलिस्तीन का जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। अब लगातार हमास मजबूती से इजरायलियों पर कहर बन के टूट रहा है और इजरायली सैनिक हताहत हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं।
तो सबसे बड़ा लबोलुआब यही है कि एक शख्स ने अपनी सत्ता बचाने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में धकेल दिया और नतीजा सिर्फ तबाही और बर्बादी होगी। लेकिन अब फिलिस्तीनियों ने गांठ बांध लिया है। वो रोज़ रोज़ के इस झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज़ादी या मौत। और 20 लाख फिलिस्तीनी अब जो है पूरी तरह से हमास के साथ हैं, दुनिया फिलिस्तीन के साथ है। और इजराइल को देर सवेर ही सही बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी करनी की सज़ा भी होगी और फिलिस्तीन आज़ाद भी होगा, ऐसे दुनिया भर के एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो सोचिए, सबसे बड़ा सवाल है 21वीं सदी में भी क्या कोई तानाशाह हो सकता है? और बेंजामिन नेतन्याहू को एक तानाशाह के तौर पे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अपनी गर्दन बचाने के लिए निर्दोष फिलिस्तीनियों की बलि ले रहा है और वो युद्ध में चला गया है। लेकिन धीरे धीरे इजरायली समझ रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी अब संभव नहीं लग रही है। लेकिन जो सबसे खास बात है कि दुनिया भर के अमन पसंद लोगों ने फिलिस्तीन के प्रति अपनी संवेदना जताई है और समर्थन दिया है। और दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो आज के समय में, सोशल मीडिया से पता चलता है, जहां फिलिस्तीन को समर्थन न मिल रहा हो। तो इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और देर सवेर उसको अपनी सेना पीछे लेनी पड़ेगी और फिलिस्तीन को आज़ाद करना पड़ेगा। वक्त लगेगा लेकिन फिलिस्तीन को आज़ादी मिलेगी, क्योंकि इजराइल के साथ दुनिया ने छोड़ दिया है और वो बेनकाब हो गया है। देखते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की जिद कहाँ तक आगे जाती है। लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें, मोर्चे की बात करें, तो इजरायली फ़ौज पर हमास वाले, चूँकि उनकी संख्या 15 लाख के आसपास हो गई है, उनको मदद मिल रही है लेबनान से, उनको मदद मिल रही है यमन से, और हथियारों की अब कमी नहीं है। और आम फिलिस्तीनी उसकी मदद कर रहे हैं और वो कहर बनकर इजराइल के सैनिकों पर टूट रहे हैं। ये अलग बात है कि खबरें नहीं आ पा रही है, इसीलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो अपडेट ये है कि फ़िलिस्तीन और हमास सबसे मजबूत दौर में हैं और वो लगातार इजरायली फ़ौज पर हमला कर रहा है। 7 दिन के सीज फायर के बाद इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है और फिर से हमले युद्ध जारी हैं। अब इजराइल वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके सैनिक सबसे ज़्यादा हताहत हो रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।